अस्सलाम वालेकुम ऑल। इन टुडेस लेक्चर हम चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे। जस्ट टू रिकॉल यू, इन लास्ट फ्यू लेक्चर्स हमने जो है वो हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप साइकिल्स को स्टडी किया है इन कंसिडरेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्लस जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन किया था। एंड फॉलोइंग ऑन हमने जो है कार्नोट साइकिल को डिस्कस किया था, ठीक है, विच इज़ ए हाइपोथेटिकल साइकिल जो बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। एंड देन हमने देखा था कि जो फॉरवर्ड कार्नोट साइकिल है बेसिकली वो एक आइडियलाइज साइकिल है फॉर हीट इंजन्स, ठीक है, जिससे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही होती है। जबकि आपके पास जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है वो एक आइडियलाइज साइकिल है फॉर रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स, और उसकी बेसिस पे हमारे पास मैक्सिमम जो है वो COP यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है। प्लस जो हमारे पास वर्क इनपुट होता है इन रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स वो हमें मिनिमम प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, और फिर मैं थोड़ा सा आपको एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम करवाऊंगा जो पूरी साइकिल पे अप्लाई हो रहा होगा रेफ्रिजरेशन की, ठीक है। So let me read the problem statement first. We have a Carnot heat engine that operates between a source at 1000 Kelvin and a sink at 300 Kelvin, ठीक है। So हमारे पास एक Carnot heat engine है, यानी कि ऐसा हीट इंजन जो बेसिकली आइडियलाइज साइकिल पे वर्क कर रहा होगा, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस पे, ठीक है। सो इससे जो हमारे पास एफिशिएंसी मिलेगी और जो वर्क आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। ये ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टू थर्मल रिजर्वायर। जो आपके पास हाई टेम्परेचर पर रिजर्वायर है जिससे हम हीट रिसीव कर रहे हैं वो 1000 केल्विन पे, वाइल जो आपके पास लो टेम्परेचर पर रिजर्वायर है जिसको हम हीट रिजेक्ट करेंगे वो 300 केल्विन पे, ठीक है। इफ़ द हीट इंजन इज सप्लाइड विद अ हीट एट अ रेट ऑफ 800 किलो जूल्स पर मिनट, ठीक है। तो जो हम हीट रिसीव कर रहे हैं उसका जो रेट है वो है 800 किलो जूल्स पर मिनट, ठीक है, यानी कि QH यहाँ पे हमें गिवन है 800 किलो जूल्स पर मिनट है वो, ठीक है। डिटरमिन द थर्मल एफिशिएंसी, हमें थर्मल एफिशिएंसी मालूम करनी है इस कार्नोट हीट इंजन की, ठीक है। एंड द पावर आउटपुट ऑफ द हीट इंजन, ठीक है। और जो हमारे पास जो नेट वर्क आउटपुट होगा, ठीक है, वो बेसिकली उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम उसको सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर कि हमारे पास जो हीट इंजन साइकिल है उसको हम कुछ इस तरीके से स्केच कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक हाई टेम्परेचर पर सोर्स थर्मल रिजर्वायर है, ठीक है, यानी कि सोर्स है जिसका टेम्परेचर है वो TH है, हाई टेम्परेचर पर के ऊपर है, ठीक है। इससे जो हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं उसको हम जो QH कर रहे हैं यानी कि जो Q इन है, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस हीट जब ये हीट इंजन में आएगी, ठीक है, तो कुछ वर्क प्रोड्यूस होगा जो नेट वर्क आउटपुट होगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो फिर हमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो हम एनर्जी रिजेक्ट कर रहे होंगे वो QL है, ठीक है। और जो हमारे पास नेटवर्क आउटपुट है वो बेसिकली डिफरेंस होगा QH माइनस QL का, ओके। सो एज यू नो कि फॉर अ हीट इंजन हम जो थर्मल एफिशिएंसी उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिजायर्ड आउटपुट और रिक्वायर्ड इनपुट, ठीक है। तो डिजायर्ड आउटपुट हमारे केस में जो है वो बेसिकली नेटवर्क आउटपुट है जो W नेट से मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन शो कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से जो रिक्वायर्ड इनपुट है वो हमारे पास जो हीट हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, QH, ठीक है। एज आई हैव शोन यू अर्लियर कि हम अगर एनर्जी एनालिसिस करें तो जो नेटवर्क आउटपुट है वो डिफरेंस होता है QH माइनस QL का, ठीक है। और इसको इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो जो थर्मल एफिशिएंसी आ जाती है वो हम उसको राइट कर सकते हैं 1 माइनस QL ओवर QH, ठीक है। प्लस हमारे पास फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल यानी कि जो कार्नोट साइकिल है उस केस में जो रेशियो है ऑफ द हीट रिजेक्टेड ओवर हीट सप्लाइड, ठीक है, इसको हम राइट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर्स, ठीक है। और वो टेम्परेचर्स कौन से हैं हमारे पास, जो हाई टेम्परेचर सोर्स का है और लो टेम्परेचर सिंक का है, ठीक है। सो जो आपके पास थर्मल एफिशिएंसी है ऑफ द कार्नोट साइकिल यानी कि रिवर्सिबल साइकिल जो है, ठीक है, उसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस TL ओवर TH, ठीक है। सो फॉर द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें जो है TL, ठीक है, जो टेम्परेचर है आपके लो टेम्परेचर सिंक का और जो TH है यानी कि जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर सोर्स का, ठीक है, ये दोनों गिवन है, ठीक है। TL जो है वो 300 केल्विन है, ठीक है। और जो आपके पास जो हाई टेम्परेचर सोर्स का जो टेम्परेचर है 1000 केल्विन है, ठीक है। आपको जस्ट रिकॉल करवा दूं कि जब भी हम यहाँ पे टेम्परेचर यूज़ करेंगे, ठीक है, इस कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हो या हम COP कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऑलवेज हम केल्विन्स में यूज करेंगे टेम्परेचर्स को, ठीक है। ओके, सो सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो है 0.70, ठीक है, यानी कि जो एफिशिएंसी आपके इस रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल की वो 70% है, ठीक है। ओके, सो इन पार्ट भी हमने जो है वो नेटवर्क आउटपुट को कैलकुलेट करना है ऑफ दिस रिवर्सिबल हीट इंजन
सही है। तो जो एफिशिएंसी है इस रिवर्सिबल हीट इंजन की वो 70% है कि हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। जो क्यू एच डॉट है यानी कि जो हमारे पास हीट सप्लाई टू द हीट इंजन है, ठीक है, वो गिवन है, इट इज़ बेसिकली 800 किलो जूल्स पर मिनट, ठीक है। और अब हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी को यूज़ करके नेटवर्क आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली और क्यू एच डॉट हमें गिवन है, ठीक है। सो अगर मैं इस डेफिनेशन को यूज़ करता हूँ तो नेटवर्क आउटपुट हमारे पास आ जाएगा थर्मल एफिशिएंसी टाइम्स जो हीट सप्लाइड है, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास 70% है, जो हीट सप्लाइड है वो 800 किलो जूल्स पर मिनट है, ठीक है। जो हमारे पास नेटवर्क आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 560 किलो जूल्स पर मिनट, ठीक है। इसको अगर मुझे किलोवाट्स में कन्वर्ट करना होगा तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम इस टर्म को डिवाइड करवा लेंगे 60 से और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटू किलोवाट्स, किलो जूल्स पर सेकेंड में आ जाएगा, विच इज़ बेसिकली किलोवाट्स है, ठीक है। लास्ट थिंग जो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन आई कैन स्टिल कैलकुलेट इट, ठीक है। जो क्यू एल डॉट है यानी कि जो हीट रिजेक्ट हो रही है तो जो टू दी लो टेम्परेचर सिंक उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू रिमेंबर कि जो हमारे पास नेटवर्क आउटपुट है, ठीक है, वो डिफरेंस होता है क्यू एच माइनस क्यू एल का, ठीक है। हम इस एरोस की बेसिस पे भी इस इक्वेशन को राइट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो नेटवर्क आउटपुट है वो बेसिकली क्यू एच माइनस क्यू एल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। हमने क्यू एल डॉट को यानी कि जो हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं टू द लो टेम्परेचर सिंक उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज कर लूँगा, ठीक है। तो क्यू एल डॉट हमारे पास आ जाएगा क्यू एच डॉट माइनस नेटवर्क डॉट आउटपुट, ठीक है। तो जो क्यू एच डॉट है वो हमारे पास है 800 किलो जूस पर मिनट, वाइल जो हमारे पास नेटवर्क आउटपुट है वो 560 किलो जूस पर मिनट आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो जो हीट रिजेक्टेड टू द एनवायरनमेंट है वो आ जाएगी विच इज़ 240 किलो जूस पर मिनट है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा 60 तो ये किलोवाट्स में आ जाएगी, ठीक है। सो इसी कंटिन्यूशन में एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू दी कार्नोट हीट पंप, ओके। सो अगेन मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल सॉल्व दिस टुगेदर, ठीक है। सो व्हाट वी हैव a heat pump which is used to heat a house in winter, ठीक है। द हाउस इज टू बी मेंटेन एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड एट ऑल टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास एक हाउस है जिसको इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। व्हेन द टेम्परेचर आउटडोर ड्रॉप्स टू -4 डिग्री सेंटीग्रेड द हीट लॉसेस फ्रॉम द हाउस आर एस्टिमेटेड टू बी 70,000 किलो जूल्स पर आवर, ठीक है। तो अगर बाहर का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो इस हाउस के वॉल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है वो बेसिकली 70,000 किलो जूल्स पर आवर है, ठीक है। तो इस रेट से ये एनर्जी इससे जो है वो बेसिकली सिस्टम से एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक और सिमिलर प्रॉब्लम मैंने इसी चैप्टर में करवाया था कि अगर इस रूम का या इस हाउस का हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेसिकली जो एनर्जी इस सिस्टम से लीव कर रही है, ठीक है, इतनी एनर्जी में इसको प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे, ठीक है। इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो ड्रॉप ना हो, वो बेसिकली उसी वैल्यू पे मेंटेन रहे, ठीक है। तो हमें बेसिकली 70,000 किलो जूल्स पर आवर की एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है, ताकि हम इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकें 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो फॉर द केस ऑफ हीट पंप बेसिकली हमें क्यू एच डॉट जो इस सिस्टम को हमने रिजेक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हीट पंप, जो एनर्जी हमने इस सिस्टम को रिजेक्ट करनी है वो बेसिकली कितनी है 70,000 किलो जूल्स पर आवर, ठीक है। मैं आगे आपको स्केच करके भी इसको शो करता हूँ, ठीक है। डिटरमिन द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू रन दिस हीट पंप इफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आउटडोर एयर एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बेसिकली जो हम हीट इसको सप्लाई करेंगे रूम को, ठीक है, वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाहर जो आउटसाइड एटमॉस्फेयर है उससे, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे वर्ड है मिनिमम का, ठीक है, और मिनिमम पावर रिक्वायर्ड हमें चाहिए जो हम हीट पंप को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम पावर आउटपुट हमें कब मिलती है, जब हम कार्नोट साइकिल यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम आइडियल साइकिल यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई मैक्सिमम या मिनिमम का वर्ड यूज़ होगा इन योर क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेसिकली आपको कार्नोट साइकिल को यूज़ करना है, ठीक है। तो डिटरमिन द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू रन द हीट पंप इफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आउटडोर एयर एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पहले केस में हमें हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी आउटडोर एयर जो हमारे पास -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाइल जो केस बी है उसमें हम जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं वेल वाटर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो दो केसेस के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। पहले केस में जो है वो आउटसाइड एयर है -4 डिग्री सेंटीग्रेड में, जबकि दूसरे केस में जो हमारे पास जिस सोर्स है जिससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली वेल वाटर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है।
Okay, so before we solve this problem, let's draw a sketch ताकि हम इस प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. So for the case of heat pump, हम जो है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एक हाई टेम्परेचर सिंक को जो है एनर्जी रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस टास्क हमें कुछ ना कुछ नेटवर्क इनपुट जो है वो इस हीट पंप को सप्लाई करना होता है, ठीक है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इफ यू रिमेंबर, हमें इस हाउस का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करना है, ठीक है. और इससे जो एनर्जी रिजेक्ट हो रही है फ्रॉम इट्स वॉल्स, ठीक है, वो है 70,000 किलो जूल्स पर आवर, ठीक है. तो अगर हमें इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करना है, ठीक है, तो जो एनर्जी रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, वही उसको हमें सप्लाई करनी होगी, ठीक है. यानी कि जो क्यू एच होगा, ठीक है, वो बेसिकली 70,000 किलो जूल्स पर आवर होना चाहिए जब भी इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहेगा, ठीक है. सो इफ यू रिमेंबर फॉर द केस ऑफ हीट पंप्स, अगर हमें किसी भी हीट पंप की परफॉर्मेंस को मेजर करना हो तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, ठीक है. और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिजायर्ड आउटपुट ओवर रिक्वायर्ड इनपुट से, ठीक है. तो जो हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट है वो बेसिकली जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं टू दिस हाउस विच इज़ क्यू एच डॉट, ठीक है, वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है. और इसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड इनपुट एनर्जी चाहिए वो बेसिकली डब्ल्यू नेट इन की फॉर्म में, ठीक है. सो वी नो फ्रॉम द एनर्जी इक्वेशन के फॉर द केस ऑफ स्टेडी स्टेट प्रोसेस जो नेटवर्क इन है, ठीक है, वो बेसिकली डिफरेंस है क्यू एच डॉट माइनस क्यू एल डॉट का, सही है. और अगर अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द हीट पंप आ जाता है वो आ जाता है 1/1 माइनस क्यू एल डॉट ओवर क्यू एच डॉट, ठीक है. एंड देन जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फॉर द केस ऑफ हीट इंजन, क्योंकि जो हमारे पास रेशियो है हीट रिजेक्टेड ओवर हीट एडेड का, ठीक है, इसको हम इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर्स राइट कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ कार्नोट हीट पंप, सही है. तो कार्नोट हीट पंप के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का 1/1 माइनस टी एल ओवर टी एच, ठीक है. जहाँ पे जो कि टी एल है बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ऑफ दिस लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जबकि आपके पास जो टी एच है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का, ठीक है. यानी कि ये जो दोनों टर्म्स होंगी बेसिकली इनको हम केल्विन में राइट करेंगे, ठीक है. वी नो वी नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू रन दिस हीट पंप, ठीक है. यानी कि जो वर्क नेट इन है उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. प्लस मिनिमम पावर हमें जब प्रोवाइड करनी होती है जब हमें एक कार्नोट हीट पंप जो है वो रन कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसा हीट पंप जो बेसिकली आइडलाइज रिवर्सिबल प्रोसेसेस पे चल रहा हो, ठीक है. उस केस में हमें जो है मिनिमम पावर इनपुट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है. सो देन पावर रिक्वायर्ड इनपुट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है. फॉर द केस ऑफ कार्नोट हीट पंप हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, विच इज़ 1/1 माइनस टी एल ओवर टी एच, ठीक है. यहाँ पे जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हैं ऑफ द लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड द हाई टेम्परेचर सिंक, ठीक है, ये दोनों हमें गिवन है तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को. वंस हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो जाएगा देन फिर हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सीओपी को यूज़ करते हुए वर्क नेट इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्यू एच डॉट है वो हमें पता है कि हम उसको हम कितना चाहिए, ठीक है. तो हम इजीली वर्क नेट इन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फॉर द केस ऑफ एयर जो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड देन फिर हम उसको फॉर द केस ऑफ वेल वाटर सॉल्व करेंगे जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है. तो जो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि ये हम कार्नोट साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं जो बेसिकली एक आइडियल साइकिल है और इससे जो हमें सीओपी मिलता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है. तो जो फॉर्मूला है वो बेसिकली 1/1 माइनस टी एल ओवर टी एच है. यहाँ पे जो टी एल है, ठीक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है जो -4 डिग्री सेंटीग्रेड है एयर के लिए, और इसमें हम +273 ऐड करेंगे ताकि हम इसको केल्विन्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है. तो ये हो जाएगा 269 केल्विन, वाइल जो हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हम 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 299 केल्विन, ठीक है. और वंस हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा विच इज़ 9.97 है, ठीक है, फॉर द केस ऑफ एयर एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. वंस हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो गया, ओके. सो नाउ अब हम इस बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट दी वर्क नेट इन, ठीक है. तो यहाँ पे जो क्यू एच डॉट है उसको अगर हम सीओपी मैक्स से डिवाइड करवा लें, ठीक है. तो क्यू एच डॉट हमारे पास है 70,000 किलो जूल्स पर आवर, सीओपी मैक्स है वो 9.97 है, ठीक है. ओके. सो यहाँ पे जो हमारे पास अगेन वर्क नेट इन आएगा वो आएगा
किलो जूल्स पर आवर में। इसको अगर मुझे किलोवाट्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे 3600 सेकेंड से डिवाइड करवाना होगा ताकि ये किलो जूल्स पर सेकेंड में आ जाए, विच इज़ किलोवाट्स। ठीक है, सो सॉल्विंग दिस टर्म्स हमारे पास जो वर्क नेट इन आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 1.95 और ये मिनिमम वर्क इनपुट है, यानी कि जो फॉर द केस ऑफ आइडियल साइकिल हमें वर्क इनपुट प्रोवाइड करना है, ये उस वो शो कर रहा है। ठीक है, अगर इसी केस को हम रिपीट करते हैं फॉर द केस ऑफ वेल वाटर जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास टी एल है यानी कि टेम्परेचर है लो टेम्परेचर रिजर्वायर का, ठीक है, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो 10 + 273 ये हो जाएगा हमारे पास 283 केल्विन्स। ठीक है, और इस केस में जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ रहा है वो है 18.7। ठीक है, एंड अगेन यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीओपी हम जो है वर्क नेट इन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वर्क नेट इन हो जाएगा हमारे पास 70,000 ओवर 18.7 एंड उसको फिर फर्दर हम डिवाइड करवा लेंगे 3600 से ताकि हम उसको किलोवाट्स में कन्वर्ट कर सकें। तो इस केस में जो हमारे पास नेट वर्क इन है, ठीक है, वो है 1.04 किलोवाट। ठीक है, ओके, सो अभी तक जो हमने दोनों प्रॉब्लम्स कंसिडर किए हैं बेसिकली बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स कंसिडर अ मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए कमर्शियल रेफ्रिजरेटर विद रेफ्रिजरेंट 134A एज द वर्किंग फ्लूइड इज यूज टू कीप द रेफ्रिजरेटर स्पेस एट -35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो यहाँ पे हमने आपको एक रेफ्रिजरेशन साइकिल शो किया है जिसके 4 कंपोनेंट्स है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड एवोपरेटर। ठीक है, जो हमारे पास रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, ठीक है, वो आपके पास एवोपरेटर वाली साइड पे होती है, तो समवेयर हियर। ठीक है, यहाँ से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको मेंटेन करेंगे एट -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और इस पूरी साइकिल में जो हमारे पास वर्किंग फ्लूइड है वो रेफ्रिजरेंट है 134A। ठीक है, बाय रिजेक्टिंग वेस्ट हीट टू कूलिंग वाटर दैट एंटर्स द कंडेंसर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड एट रेट ऑफ 0.25 किलोग्राम पर सेकेंड एंड लीव्स एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट है, ओके, आफ्टर कंप्रेशन ये एंटर होता है कंडेंसर में। ठीक है, जहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको हम डिक्रीज करते हैं वाइल कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि इससे हम हीट जो है वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं टू दी आउटसाइड इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है बेसिकली वो वाटर है। ठीक है, वाटर के थ्रू हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और ये बेसिकली कंडेंसर जो है एज अ हीट एक्सचेंजर वर्क कर रहा होता है, यानी कि हॉट रेफ्रिजरेंट से जो हीट है वो रिजेक्ट हो रही होती है टू दी कोल्ड वाटर। ठीक है, जो वाटर एंटर हो रहा है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंटर हो रहा है। ठीक है, और ये इसको लीव कर रहा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इसका जो मास फ्लो रेट है वाटर का वो है 0.25 किलोग्राम पर सेकेंड। ओके, द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर एट 1.2 मेगापास्कल एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट इस कंडेंसर में एंटर हो रहा है उसका जो प्रेशर है 1.2 मेगापास्कल है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जो हीट एक्सचेंजर के तौर पे वर्क कर रहा है तो इनकी जो ट्यूब्स होंगी वो अलग होंगी, यानी कि रेफ्रिजरेंट की ट्यूब अलग होगी, ठीक है, और आपके पास जो वाटर की ट्यूब्स हैं वो अलग होंगी। ठीक है, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, ये जो हीट ट्रांसफर होगा वो थ्रू ए वॉल हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि एक सॉलिड सरफेस होगी इन दोनों के दरमियान जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, तो जो आपके पास रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा है वो 1.2 मेगापास्कल पे और इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है जिस पॉइंट पे कि एंटर हो रहा है कंडेंसर में। ठीक है, एंड लीव्स द कंडेंसर एट द सेम प्रेशर सब कूल बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस टर्म सब कूल बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं आगे भी एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इसका मकसद है कि सैचुरेशन टेम्परेचर से इसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री कम हो जाएगा जब ये इस कंडेंसर को लीव करेगा। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है इस कंडेंसर से एग्जिट करेगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो इसके सैचुरेशन टेम्परेचर से 5 डिग्री कम होगा। ठीक है, वाइल जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, अब इस केस के लिए हमें क्या करना है, इफ़ द कंप्रेसर कंज्यूम्स 3.3 किलोवाट ऑफ पावर, जो हमारा कंप्रेसर है, ठीक है, वो कंज्यूम कर रहा है 3.3 किलोवाट ऑफ पावर। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमने मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, जो इस सिस्टम के अंदर मास फ्लो रेट है रेफ्रिजरेंट का उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट लोड फाइंड आउट करना है। रेफ्रिजरेंट लोड किसको हम कहेंगे, रेफ्रिजरेंट लोड होगा बेसिकली जितनी एनर्जी हमने एक्सट्रैक्ट करनी होगी फ्रॉम दी रेफ्रिजरेटेड स्पेस, क्योंकि हमने रेफ्रिजरेशन स्पेस को मेंटेन करना है ना -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जितनी एनर्जी यानी कि हीट हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, जितनी हमने थर्मल हीट एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम दी रेफ्रिजरेशन स्पेस, ठीक है, वो हमारा रेफ्रिजरेशन लोड कराता है। ठीक है, एंड थर्ड इज सीओपी, इस सिस्टम का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको कैलकुलेट करना है। एंड 0.4 में जो हमें
बेसिकली मिनिमम पावर इनपुट टू दी कंप्रेसर कैलकुलेट करना है फॉर दिस सेम रेफ्रिजरेशन लोड। ठीक है, अगर रेफ्रिजरेशन लोड सेम रखा जाए, ठीक है, तो मिनिमम पावर इनपुट क्या होगी, यानी कि मिनिमम का वर्ड आ गया, यानी कि अब पॉइंट नंबर 4 में यानी कि पार्ट डी में हमें बेसिकली एज अ कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल अगर ये वर्क करे तो हमें कितना पावर इनपुट देना होगा वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सोल्यूशन, ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट रिकॉल करवाना चाहता हूँ फ्रॉम चैप्टर 5 जहाँ पे हमने जो है वो हीट एक्सचेंजर्स को स्टडी किया था। ठीक है, सो इफ़ यू रिमेंबर दिस स्लाइड, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको एनर्जी एनालिसिस को शो किया था फॉर दी केस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है, कि अगर हमारे पास इस तरह का एक हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे 2 ट्यूब्स हों, ठीक है, जो आपके पास इनसाइड ट्यूब है वहाँ पे आपके पास रेफ्रिजरेंट है, और जो आउटसाइड है इसकी एनवायरनमेंट, ठीक है, वहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आपके रेफ्रिजरेंट से एग्जिट कर रही होगी, ठीक है, वही सेम एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी इनटू दी वाटर। ठीक है, फॉर द केस ऑफ स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम, जितनी एनर्जी आपके पास एग्जिट कर रही होगी फ्रॉम दी रेफ्रिजरेंट, वही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी इन योर वाटर साइड। ठीक है, तो अगर मुझे जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है, टेम्परेचर्स गिवन है वाटर के और उसका मास फ्लो रेट भी गिवन है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो है वो वाटर साइड पे, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा होगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, और उसको देन बराबर कर दूंगा रेफ्रिजरेंट के। ठीक है, ताकि मैं फिर रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट है उसको कैलकुलेट कर सकूँ। ठीक है, ये मैं आगे आपको प्रॉब्लम में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ठीक है, हम प्रॉब्लम को सबसे पहले स्केच कर लेते हैं। ठीक है, सो जो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है, एवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व, उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। ठीक है, जो आपके पास कंडेंसर है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास 2 फ्लूइड्स हैं। पहला जो आपके पास कंडेंसर से मूव कर रहा है वो रेफ्रिजरेंट है, जो साइकिल मूव कर रहा है। रेफ्रिजरेंट का जो इनलेट पे जो आपके पास प्रेशर है 1.2 मेगापास्कल है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो एग्जिट पे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है सेम है 1.2 मेगापास्कल, और इसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर गया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड सब कूल, यानी कि जो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा उससे 5 डिग्री लेस होगा। ठीक है, एट 1.2 मेगापास्कल। ओके, वाइल जो आपके पास वाटर है, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे इसके राइट कर लिए। ठीक है, जो वाटर है, ठीक है, वो एंटर हो रहा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसको लीव कर रहा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे हमने कंसिडर किया है कि वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंटर कर रहा है और 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगेन आपके पास कंप्रेस लिक्विड की कंडीशन में है और ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा वाटर। ठीक है, सो फॉर द केस ऑफ गिवन कंडीशन हम रेफ्रिजरेंट एंड वाटर की जो एंथैल्पीज है एट द इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द कंडेंसर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी एट पॉइंट 1 जो हमारे पास इनलेट ऑफ द कंडेंसर है, ठीक है, वहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो एंटर हो रहा है 1.2 मेगापास्कल पे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो यूजुअली एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में एंटर हो रहा होता है वो सुपर हीटेड स्टेट में होता है। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं इसको वेरीफाई कर लूँगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी टेबल। ओके, तो लेट्स सी फ्रॉम टेबल A13 जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट 134 के लिए है और सुपर हीटेड कंडीशन पे है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ 1.2 मेगापास्कल के ऊपर। सो 1.2 मेगापास्कल इज हियर एंड आई कैन सी कि जो हमारे पास सैचुरेशन टेम्परेचर है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट का 1.2 मेगापास्कल पे वो होता है 46.29 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वाइल जो हमारे पास गिवन टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। देयरफॉर इसकी जो कंडीशन क्या होगी वो सुपर हीटेड ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है वो ज़्यादा है सैचुरेशन टेम्परेचर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है सुपर हीटेड कंडीशन में अब मैं एंथैल्पी रीड कर लेता हूँ 1.2 मेगापास्कल पे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमारे पास एंथैल्पी है, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 278.28 किलो जूस पर किलोग्राम। ठीक है ना, तो 278.28 किलो जूस पर किलोग्राम हमारे पास एंथैल्पी आ गई फ्रॉम टेबल A13। ठीक है, जहाँ जो रेफ्रिजरेंट एग्जिट कर रहा है कंडेंसर से वो हमें गिवन है कि वो सब कूल्ड है बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन है, यानी कि लो है, जो आपका इसका सैचुरेशन टेम्परेचर उससे बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कितना हो गया, जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा 1.2 मेगापास्कल पे उससे 5 डिग्री कम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1.2 मेगापास्कल के ऊपर सैचुरेशन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेता हूँ और उसमें से 5 डिग्रीज कम कर दूंगा। ठीक है, ओके, सो 1.2 मेगापास्कल पे जो आपके पास सैचुरेशन टेम्परेचर है एज यू कैन सी वो है 46.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें से अगर हम 5 डिग्री
सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तो ये हो जाता है टेम्परेचर 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओके, सो एज यू कैन सी कि जो हमारे पास कंडेंसर के एग्जिट पे जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, वो सबकूल फॉर्म में यानी कि कंप्रेस लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और कंप्रेस लिक्विड स्टेट में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उस कंडीशन में अगर हमें एंथैल्पी रीड करनी होती है तो हम क्या रूल यूज़ करते हैं कि जो गिवन टेम्परेचर है, ठीक है, नॉट द गिवन प्रेशर, जो गिवन टेम्परेचर है उसके ऊपर सैचुरेशन टेबल से जाके, ठीक है, हम HF की जो वैल्यू होती है यानी कि लिक्विड की जो एंथैल्पी होती है उसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो गिवन टेम्परेचर है वो 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है वो सैचुरेशन टेबल जो है रेफ्रिजरेंट 134A का, वहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड है यानी कि HF उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड यानी कि HF उसको मैं रीड कर लूँगा फ्रॉम टेबल A1, ठीक है, जो टेम्परेचर के अगेंस्ट हमारा टेबल है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टेबल A1 में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ टेम्परेचर 41.3, ठीक है, तो 41.3 एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो 40 और 42 के मिडिल में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जो है लीनियर इंटरपोलेशन अप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो अगेन मैं जो एंथैल्पी है, ठीक है, उसको रीड कर लूँगा, ओके। एंथैल्पी हमारे पास HF की जो वैल्यू आएगी वो है 108.28 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जबकि 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 111.28, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे टू इंटरपोलेट द वैल्यू एट 41.3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है इन योर स्लाइड के जो दोनों वैल्यू हैं H1 और H2, ठीक है, 111.28 एंड 108.28, ठीक है, इन दोनों को यूज़ किया हमने टू फाइंड आउट द इंटरपोलेटेड वैल्यू एट 41.3, ठीक है। तो जो हमारे पास इंटरपोलेटेड वैल्यू आ रही है वो है 110.23, और ये अगेन हमारे पास एक लीनियर इंटरपोलेशन है क्योंकि हम लाइन की इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एंथैल्पी आ जाएगी वो है 110.23 जो रेफ्रिजरेंट की है एट द एग्जिट ऑफ द कंडेंसर, ठीक है। तो सो अब रिमेनिंग जो हमारे पास वाटर की एंथैल्पीज रह गई हैं, ठीक है। तो वाटर की एंथैल्पी जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे अगेन फ्रॉम दी सैचुरेशन टेबल ऑफ द वाटर, ठीक है। तो टेबल A4 जहाँ पे हमारे पास वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गिवन है, ठीक है, अगेंस्ट द टेम्परेचर। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे एंथैल्पी HF को कैलकुलेट करना है, ओके। सो अगेन यहाँ पे मुझे लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करनी होगी बिटवीन 15 एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो 62 और 83 के मिडिल में हमारे पास जो एंथैल्पी है वो आ जाएगी ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो वाटर की एंथैल्पी आ रही है एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 75.54 किलो जूस पर केजी, अगेन ये इंटरपोलेशन से आई है, ठीक है। सिमिलरली जो एग्जिट है वहाँ पर उसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमें फिर लीनियर इंटरपोलेशन करनी होगी बिटवीन 25 एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये दो वैल्यूज़ हैं आपके पास 104 और 125, ठीक है, इनके दरमियान वो वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। तो 26 एज यू कैन सी वो क्लोज होनी चाहिए अराउंड 104 के, ठीक है। तो ये आ रही है आपके पास 109.1 किलो जूस पर केजी, ठीक है। तो वाटर की दोनों एंथैल्पीज हमने फाइंड आउट कर ली हैं फ्रॉम दी सैचुरेशन टेबल, ओके। ओके, सो नाउ एट दिस पॉइंट जो अंडरस्टैंडिंग वाइज मेन हर्डल्स थे उनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जो एंथैल्पीज हैं एट द इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द कंडेंसर फॉर बोथ रेफ्रिजरेंट एंड वाटर वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी टेबल्स, ठीक है। एंड एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि ये बेसिकली जो कंडेंसर है वो ऑपरेट कर रहा होता है एज अ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो जितनी एनर्जी रिजेक्ट होगी फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट साइड, ठीक है, वही उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी वाटर में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्योंकि हमें वाटर के लिए मास फ्लो रेट और एंथैल्पीज दोनों गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी टू द वाटर वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको फिर मैं बाद में इक्वेट करवाऊंगा जो एनर्जी रिजेक्ट कर रही होगी फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली डोनेट कर रही होगी QH को, ठीक है। जो रेफ्रिजरेंट से जितनी भी एनर्जी रिजेक्ट होगी इस साइकिल में, ठीक है, वो QH को रिप्रेजेंट कर रही होती है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर सिंक को हम जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो वाटर है बेसिकली वो हाई टेम्परेचर सिंक है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, जबकि आपके पास जो रेफ्रिजरेटेड एनवायरनमेंट है वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वो बेसिकली लो टेम्परेचर सोर्स है जहाँ से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर है जहाँ से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर लेता हूँ रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम हीट QH डॉट को कैलकुलेट करते हैं जो वाटर में एब्जॉर्ब हो रही है। वाटर का मास फ्लो रेट है हमारे पास 0.25 किलोग्राम पर सेकंड। जो वाटर की इंथैल्पीज चेंज हो रही हैं
H2 माइनस H1, ठीक है। W हम वाटर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो है हमारे पास 109.01 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि आपके पास जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75.54 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास QH डॉट आ जाएगा, वो है 8.367 किलोवाट, ठीक है। नाउ अब हम इस एनर्जी को 8.36 किलोवाट को इक्वेट कर लेंगे जो एनर्जी रिजेक्ट हो रही है फ्रॉम दी रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट की जो आपके पास मास फ्लो रेट है वो कैलकुलेट करना है, उससे जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 8.36 किलोवाट, ठीक है। और इंथैल्पीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट जो चेंज हो रही है एट द एंट्रेंस और द एग्जिट ऑफ द कंडेंसर, वो हमने प्रॉपर्टी टेबल से कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। तो जो एंट्रेंस पे इसकी एंथैल्पी थी 278.28 थी और इसकी जो एग्जिट पे एंथैल्पी है 110.23 है, ठीक है। इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसकी एंथैल्पी भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जो चेंज इन एंथैल्पी आ गई है उसको मैं डिवाइड करवा रहा हूँ, जो हमारे पास QH डॉट था, ठीक है। QH डॉट को डिवाइड करवा रहा हूँ चेंज इन एंथैल्पी से, तो हमारे पास रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब मैंने आपको हीट एक्सचेंजर वाली इक्वेशन शो कर दी है तो आपको ये समझना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर लिया जो हमारे पास आ रहा है फॉर द केस ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। ओके, सो पार्ट बी में हमें बेसिकली जो है रेफ्रिजरेशन लोड को जो है वो कैलकुलेट करना है, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जो हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे फ्रॉम दी रेफ्रिजरेशन स्पेस, ठीक है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से जो हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे QL, वो बेसिकली रेफ्रिजरेशन लोड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। एंड फॉर द केस ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल जो QL प्लस वर्क इन है, ठीक है, वो इक्वल होगा QH के, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको पूरा स्केच ड्रॉ करके दिखाता हूँ रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए, ठीक है, कि QL, ठीक है, ये दोनों एनर्जीज इन हो रही है, QL भी इन हो रही है और वर्क इन भी इस साइकिल में इन हो रही है, ठीक है। और जो रिजेक्ट हो रही है वो QH है, तो QL प्लस वर्क इन बेसिकली बराबर हो जाएगा QH के, ठीक है। तो क्योंकि मुझे वर्क इन गिवन है 3.3 किलोवाट है, ठीक है, QH मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 8.36 किलोवाट आ रहा है, ठीक है। तो इन का जो डिफरेंस होगा QH माइनस वर्क इन, वो बेसिकली QL को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। जिस तरह कि मैं पहले आपको साइकिल्स में शो कर चुका हूँ कि नेट वर्क इन जो है वो डिफरेंस होता है QH माइनस QL का, ठीक है। सेम इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि नेटवर्क इन जो है बेसिकली QH माइनस QL का डिफरेंस होता है। क्योंकि मुझे QL डॉट जो है वो कैलकुलेट करना है तो मैंने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया है, ठीक है। QH हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, 8.37 किलोवाट आ रहा था, ठीक है, जबकि नेटवर्क इनपुट मुझे क्वेश्चन में डिफाइंड है कि वो 3.3 किलोवाट से, ठीक है। तो जो एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी रेफ्रिजरेटेड स्पेस वो है 5.07 किलोवाट, ओके। थर्ड पॉइंट वाज टू कैलकुलेट दी COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस साइकिल। बहुत ईजी है, डिजायर्ड आउटपुट ओवर रिक्वायर्ड इनपुट। डिजायर्ड आउटपुट इस केस में हमारे पास क्या है, QL डॉट जो हम रेफ्रिजरेशन लोड है, ठीक है, जबकि वर्क इनपुट कितना है जो हमारे पास कंप्रेसर पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि रेफ्रिजरेशन लोड कैलकुलेट कर लिया 5.07, वर्क इनपुट हमारे पास है 3.3 किलोवाट, जो इस रेफ्रिजरेशन साइकिल का COP है वो 1.54 है, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो पॉइंट था कैलकुलेट करने के लिए वो था कि वर्क इनपुट हमें कैलकुलेट करना है अगर ये साइकिल ऑपरेट करे एज अ कार्नोट साइकिल, ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमें मिनिमम वर्क इनपुट देना हो इस साइकिल को, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे COP मैक्स जो है उसको कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद में जो COP की बेसिक इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, उसको यूज़ करके नेटवर्क इनपुट फाइंड आउट कर लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई किया गया था कि फॉर द केस ऑफ सेम रेफ्रिजरेशन लोड, ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन लोड चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास वर्क इनपुट चेंज हो जाएगा फॉर द केस ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो जब हम कार्नोट साइकिल के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम को, ठीक है, तो COP मैक्स कैलकुलेट करेंगे और COP मैक्स के लिए आपको फॉर्मूला याद हो कि वहाँ पे हम जो है वो बेसिकली QH ओवर QL को जो है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स राइट कर लेते थे, TH ओवर TL हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो TH है, ठीक है, ये टेम्परेचर है ऑफ दी हाई टेम्परेचर सिंक जहाँ पे हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जो हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं वाटर को कर रहे हैं, और वाटर क्योंकि यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंटर हो रहा था, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो सिंक है उसका जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी हम कार्नोट साइकिल के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं और तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं वो केल्विन में करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो TH में 18 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 ऐड कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास
रेफ्रिजरेशन स्पेस जिस पे हमें मेंटेन करनी है वो है -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें रेफ्रिजरेशन स्पेस को -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसमें मैं 273 ऐड करूँगा ताकि इसको भी मैं फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास COP मैक्स आ रहा है वो है 4.49, ठीक है। अगेन मैं ये जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ COP है, ठीक है, इसको यूज़ करूँगा एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि केस फॉर द केस ऑफ सेम रेफ्रिजरेशन लोड, ठीक है। तो फॉर द केस ऑफ सेम रेफ्रिजरेशन लोड हमारे पास QL डॉट जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो QL डॉट वही रहेगा 5.07, ठीक है। COP मैक्स मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर या कार्नोट साइकिल, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4.49, तो नेटवर्क इनपुट हमारे पास हो गया है 1.13 किलोवाट, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि अगर हम एक आइडियल साइकिल रन कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वर्क इनपुट है, ठीक है, वो रिड्यूस हो गया फ्रॉम 3.3 किलोवाट टू 1.13 किलोवाट, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि सिस्टम में इरिवर्सिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको ज़्यादा इनपुट वर्क रिक्वायर्ड होता है ताकि आप उस इरिवर्सिबिलिटीज़ को जो है वो ओवरकम कर सकें, ठीक है। ओके, सो प्रॉब्लम इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया, बट इफ़ आई वांट टू एक्सटेंड दिस प्रॉब्लम और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो वो मैं आपको शो करता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट कि जो हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट है इस रेफ्रिजरेंट का, ठीक है, एट द एंट्रेंस ऑफ द कंडेंसर, उसको मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इफ़ यू रिमेंबर कि जो हमारे पास मास फ्लो रेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। अब क्योंकि रेफ्रिजरेंट का मुझे मास फ्लो रेट भी पता है, ठीक है, अगर मुझे डेंसिटी पता चल जाए तो मैं वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। और डेंसिटी एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, यानी कि मास फ्लो रेट बराबर हो जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अब क्योंकि मुझे दोनों कंडीशंस गिवन है प्रेशर और टेम्परेचर की एट एंट्रेंस ऑफ द कंडेंसर रेफ्रिजरेंट के लिए, तो मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ फ्रॉम द प्रॉपर्टी टेबल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी टेबल पे मैं जाऊँगा 1.2 मेगापास्कल और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं जो है वो प्रॉपर्टी टेबल से रीड कर लूँगा स्पेसिफिक वॉल्यूम को, ठीक है। तो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.017201 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। और अब अगेन हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस स्पेसिफिक वॉल्यूम को यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट दी वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए मैं मास फ्लो रेट टाइम्स स्पेसिफिक वॉल्यूम करूँगा, ठीक है। मास फ्लो रेट मैंने कैलकुलेट कर लिया 0.0498 किलोग्राम पर सेकेंड है, ठीक है, जबकि स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया हमारे पास 0.017201, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 8.566 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैं थोड़ी मैं और फर्दर कन्वर्जन आपको शो कर सकता हूँ, ठीक है। इसको हम लीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये लीटर पर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली आपके पास डिफरेंट कन्वर्जन आपको करनी आनी चाहिए जब आपको इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ठीक है। सो हम यहाँ पे आपको यहाँ ये भी शो कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है उसको हम लीटर पर मिनट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लास्ट पॉइंट, अगर मैं इस प्रॉब्लम को फर्दर एक्सटेंड करूं कि मुझे एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है एट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर, तो वो भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर जब मैंने आपको कंप्रेसर का टॉपिक पढ़ाया था इन चैप्टर 5, ठीक है, तो वहाँ पे हमने जब एनर्जी एनालिसिस की थी एंड फॉर द केस जहाँ पे आपके पास जो कंप्रेसर था, ठीक है, वो एक एडियाबैटिक कंप्रेसर था, इससे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जो नेटवर्क इनपुट था कंप्रेसर में, ठीक है, वो सिंपली मास फ्लो रेट टाइम्स एंथैल्पी डिफरेंस से आ रहा था, ठीक है। तो यही इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस कंप्रेसर में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो नेटवर्क इनपुट है, ठीक है, वो मास फ्लो रेट टाइम्स एंथैल्पी डिफरेंस से आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट इस साइकिल में मूव हो रहा है, ठीक है, उसका मास फ्लो रेट चेंज नहीं होगा। जो वर्क इनपुट था कंप्रेसर का, ठीक है, वो मुझे पता है कि वो 3.3 किलोवाट था, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट है वो 0.0498 किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है। एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर, ये कैसा आई, ठीक है, क्योंकि मुझे इनलेट पे कंडेंसर की एंथैल्पी पता थी, ठीक है। अब क्योंकि इसमें फर्दर कोई डिवाइस बीच में मौजूद नहीं है, तो जो यहाँ पे इनलेट पे एंथैल्पी होगी कंडेंसर की वही एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर पे भी होगी, ठीक है, ये दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो H2 जो है मुझे पता है, ठीक है। H1 मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि अब एक ही अननोन रह गया इस इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास एंथैल्पी एट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर भी आ जाएगी विच इज़ 212
0.015 किलोजूल पर केजी। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि मैंने किस तरीके से प्रॉब्लम को एक्सटेंड किया है बाय फाइंडिंग आउट द प्रॉपर्टीज एट वन ऑफ द कॉम्पोनेंट। ठीक है, ओके, सो आज के लिए लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में एक प्रॉब्लम रह गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको मैं आपको करवाऊंगा, प्लस फिर हमारे पास एक जो मेजर टॉपिक रिमेनिंग रह गया है हमारे कोर्स का एंट्रोपी, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।